हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में एनसीईआरटी सार संग्रह देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह 2023। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोग पॉलिटी को देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत का संवैधानिक विकास दिया गया है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुआ है भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? यह प्रेरित है भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से। यहाँ पे भारत का संवैधानिक विकास दिया गया है। एक है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत विकास और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत विकास। चलिए इसे देखते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और 53, यह सब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आया था। वही ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, जो भी 1858 के बाद जो आया है यह ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ही आया है, चाहे वो 1909 हो, 1919 हो, 1935 हो या फिर 1947 हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? मैं धीरे धीरे चलूंगी क्योंकि जुकाम हो जाने के कारण मैं फास्ट नहीं करवा पाऊंगी। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। नीचे दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जो कि 3 फरवरी 1928 को बंबई में पहुंच चुका था। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार 1946 के बारे में सदस्य दिया गया और धारित विभाग दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के यह हेड थे। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री। रक्षा मंत्री उस समय थे सरदार बलदेव सिंह, जो कि हरियाणा से थे। वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान, जो आगे चल करके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला मंत्री थे। एक बार फिर से अपना देख लीजिए, मैं तब तक आगे बढ़ती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो सर B.N. राव के द्वारा। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? यह हुए थे 12। संविधान के निर्माण में कितना समय लग गया था? तो संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे?
संवैधानिक सलाहकार थे सर B.N. राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? कब स्वीकार किया गया या अंगीकार होना चाहिए? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू किया गया? दोनों क्वेश्चन में अंतर है। यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है संविधान सभा के बारे में कुछ दिया गया है, गौर करिएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। आगे दिया गया है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की सलाहकार समिति अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ प्रमुख समितियां दिया गया और उसके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, संघीय शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। टोटल 7 सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। भीमराव अम्बेडकर को मिला दिया जाए तो 7 सदस्य थे, लेकिन इनको अगर छोड़ देते हैं तो 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे? एन गोपालास्वामी आयंगर, डॉक्टर के मुंशी, B.M. मित्रा की मृत्यु हो जाने के बाद इनके स्थान पर एन माधवन आ जाते हैं, एन माधवन राव, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा D.P. खेतान। और D.P. खेतान की मृत्यु के बाद T.T. कृष्णमाचारी आ जाते हैं। गौर करिएगा कौन कौन से थे? तो एन गोपालास्वामी अयंगर, डॉक्टर के मुंशी, B.M. मित्रा, इनकी मृत्यु पर एन माधवन राव आ जाते हैं, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा D.P. खेतान। नेक्स्ट है संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? क्या किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? यह हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी 1947-1950। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से थे 1946-47 में। नेक्स्ट है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। भारत संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? DPSP आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? यह लिया गया है फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जर्मनी के बीमर संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह कनाडा से है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो जापान के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है?
सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श प्रावधान रूस से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ब्रिटेन। ऑप्शन तो है नहीं, सॉरी। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, गौर करिएगा, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। आगे दिया गया, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। और भी बहुत कुछ दिया गया यहाँ पे, देश और प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द लिए गए हैं, जैसे कि हम भारत के लोग। दूसरा है मूल अधिकार, तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा न्यायिक पुनर्वलोकन, पांचवा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, छठा है राष्ट्रपति पर महाभियोग, सातवां है जनहित याचिका, आठवां न्यायिक पुनर्वलोकन प्रणाली, नौवां है उपराष्ट्रपति का पद, और 10वां जो यथोचित विधि प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। नेक्स्ट है ब्रिटेन से लिया गया विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। वही दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन और संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका। कनाडा से क्या क्या, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तीसरा है केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। चौथा है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। और पांचवा जो है संघात्मक विशेषताएं। ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से DPSP, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। नेक्स्ट है फ्रांस, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से। मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श जो लिया गया है, यह लिया गया है रूस से। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं तब तक आगे बढ़ती हूँ। चलिए, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के भाग। भारतीय संविधान के भाग दिए गए हैं और उससे संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसका राज क्षेत्र है, और अनुच्छेद की बात किया तो 1 से लेकर के 4 तक वर्णन किया गया है। भाग 2 में है नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 में है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य। भाग 5 में संघ की चर्चा है। देखिए, भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है, नागरिकता 5 से लेकर के 11 तक है, मूल अधिकार की बात की जाए तो 12 से लेकर के 35 तक है, और नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए तो 36 से लेकर के 51 तक है। वही मूल कर्तव्य तो 51 के क में है। और संघ की जो चर्चा है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। अब आता है भाग 6। भाग 6 में है राज्यों की चर्चा, और राज्यों की चर्चा जो है अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है। नेक्स्ट है भाग 7, जिसे निरस्त कर दिया गया है। पहली अनुसूची के भाग ख के राष्ट्र संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है, कोई मतलब नहीं बनता इसे पढ़ने का। नेक्स्ट है भाग 8। भाग 8 में क्या हो जाएगा, भाग 8 में हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश UT की चर्चा है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 239 से लेकर के 242। भाग 9 में है पंचायत। भाग 9 में पंचायत, और पंचायत की चर्चा अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 न तक किया गया है। तथा न, ये वाले न, टवर्गी न। भाग 9 के क में है नगर पालिकाएँ। भाग 9 के क में नगर पालिकाएँ, और नगर पालिकाएँ की चर्चा है अनुच्छेद 243 त से लेकर के 243 या 6 तक, बहुत लंबा ही है। आगे बढ़ते हैं। 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, और अनुच्छेद की बात की जाए तो 244 और 244 के क में इसकी चर्चा किया गया है। भाग 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध, अनुच्छेद 245 से लेकर 263। भाग 12 में वित्त संपत्ति, संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से लेकर के 300।
अनुच्छेद 264 से लेकर के 300। भाग 13 देखते हैं। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम अनुच्छेद की बात की जाए तो 301 से लेकर के 307 तक। आगे है भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं अनुच्छेद 308 से लेकर 323। और भाग 14 के क में है अधिकरण। भाग 14 के क में है अधिकरण और अनुच्छेद की बात की जाए तो 323 के क और ख में है निर्वाचन। भाग 15 निर्वाचन भाग 15 और अनुच्छेद 324 के से लेकर के 329 का तक, 324 से लेकर के 329 का तक। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जैसे कि SC ST पिछड़े वर्गों एवं आंग भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। भाग 16 में अनुच्छेद की बात की जाए तो 330 से लेकर के 342 तक इसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट है भाग 17। भाग 17 में राजभाषा अनुच्छेद 343 से लेकर 51। भाग 18 आपात उपबंध 352 से 360। भाग 19 प्रकीर्ण 361 से लेकर 367। भाग 20 में संविधान संशोधन अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन। एक बार फिर से सिर्फ भाग को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में नीति निदेशक तत्व, भाग 4 के क में मूल अधिकार, भाग 5 में है संघ, भाग 6 में है राज्य, भाग 7 को तो निरस्त कर दिया गया। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश, 9 में है पंचायत, 9 के क में है नगर पालिका, 9 के ख में है सहकारी समितियां, 10 में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, भाग 11 संघ और राज्यों के मध्य संबंध, भाग 12 में बीच संपत्ति संविधान और वाद, भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, भाग 14 देखते हैं संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, भाग 14 के क में है अधिकरण, भाग 15 निर्वाचन, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध पिछड़े वर्गों एवं आंग भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। भाग 17 राज्यसभा, भाग 18 आपात उपबंध, भाग 19 प्रकीर्ण, भाग 20 संविधान का संशोधन और भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध और भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट को देखते हैं। भारत में अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में अनुसूची के बारे में दिया गया है। टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है? तो ये 12 है। कौन कौन सा है देखते हैं। भारत में मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो मूल संविधान में 8 थी लेकिन वर्तमान में 12 है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध हैं? तो हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। आगे है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो 7वीं अनुसूची में। राजभूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो 9वीं अनुसूची। आगे है 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। परंतु संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे शामिल नहीं किया गया है और राजधानी को भी नहीं शामिल किया गया है। यहाँ पे अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। पहली अनुसूची में बात की जाए तो हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमाएं और अनुच्छेद 1 और 4 में भी मिलता है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। तीसरा में क्या है? तो संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों का प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से प्रशासन संबंधी उपबंध है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची को शामिल किया गया है।
8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषा की सूची है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की चर्चा की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा है और 11वीं में पंचायत का संबंध है। 11वीं अनुसूची में पंचायत और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। शॉर्ट में याद रखिएगा। 1 में क्या है तो संघ राज्य क्षेत्र का नाम है। 2 में क्या है तो वेतन है। 3 में है शपथ। 4 में क्या है तो राज्यसभा का सीट। 5 में है SC/ST के कुछ प्रावधान। 6 में पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के बारे में कुछ प्रावधान किया गया है। 7 में विषयों का बंटवारा। 8 में है भाषा। 9 में क्या है तो दल बदल है। 9 में हो जाएगा भूमि सुधार। 10 में दल बदल। 11 में पंचायती राज और 12 में नगर पालिका। क्लियर। चलिए ये सभी अपना देखना चाहें तो देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान में हमारे राष्ट्र को उल्लेख किस नामों से किया गया है तो इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदनात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? यह हो जाएगा एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? यह हो जाएगा न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट है, भारत का संविधान परिसंघीय है या किससे निर्धारित होता है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान का मूल्य दिया गया है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। आगे है, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? या कलकत्ता अधिवेशन 1911। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो 52 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। SR बोम्बई बनाम भारत संघ बाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। किसने? तो SR बोम्बई बनाम भारत संघ बाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? तो यह हो जाएगा KC व्हीलर का। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्थसंघात्मक राज्य यह किसने कहा था? तो KC व्हीलर ने। भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है? तो संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? तो आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? कौन है? तो यह जनता है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन है भीमराव अंबेडकर का। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह कथन किसका है? तो यह हो जाएगा भीमराव अंबेडकर का। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो 24। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का।
शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत। रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आगे दिया गया आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो राज्य सूची से। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की सूची 3 में शामिल है। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची की सूची 3 में समवर्ती सूची में यह शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान के 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो यह जगह सूची 3 समवर्ती सूची। यहाँ पे दिया गया तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय। आगे देखते हैं संघ सूची का कौन कौन सा विषय है। तो प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार या डाक व तार, निगम कर और सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा या रिजर्व बैंक, मुद्रा और रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न आयकर, जनगणना भी संघ सूची का विषय है। डाकघर, बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। कौन कौन सा है संघ सूची? एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार या डाक व तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा या रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर। उसके बाद जनगणना, डाकघर, बचत बैंक और स्टॉक एक्सचेंज, यह सब संघ सूची का विषय है। अब आगे बढ़ते हैं, राज्य सूची का देखते हैं। तो लोक व्यवस्था राज्य सूची, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित यह सब राज्य सूची में आता है। कारागार राज्य सूची, भूमि राज्य सूची, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेला, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि पर समस्त शुल्क, पशुपालन और सिंचाई, कृषि कार्य पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर मतलब टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, यह सब राज्य सूची में आता है। एक बार फिर से देख लें। लोक व्यवस्था, पुलिस, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेला, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन और सिंचाई, कृषि कार्य पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर, यह सब राज्य सूची। अब आगे बढ़ते हैं, समवर्ती सूची देखते हैं। समवर्ती सूची में दंड विधि या प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजना, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, ऐसा समवर्ती सूची। खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, समवर्ती सूची का विषय है। न्याय, प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, यह भी समवर्ती सूची। विद्युत, बाट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता और औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण। एक बार फिर से देखते हैं समवर्ती सूची के विषयों को। दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजना, शिक्षा, वन, विवाह व विवाह विच्छेद, कारखाना मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय, प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, बाट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण, यह सब आता है समवर्ती सूची में। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे दिया गया है उद्देशिका, उसके बाद संघ एवं राज्य क्षेत्र। स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना को तो याद ही रखिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। न्याय 3 प्रकार के हैं। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
5 प्रकार का स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता की बात करी गई है। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यह कहा है केशवानंद भारतीवाद 1973। नेक्स्ट है संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने, राजनीतिक जनपत्री ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री कहा है, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है, N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। सर अनरेस्ट वारकर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है? भारत के संदर्भ में पथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो भारत में राज्य का कोई पथ या धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? 1917 के रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? S.R. बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है। यह कहलाता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग के शब्दों से। हम भारत के लोग शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशित तत्व का भाग है कि संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई थी उनका विस्तार कहाँ है? तो उनका जो विस्तार है मूल अधिकार में, राज्य के नीति सिद्धांत में या मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? यह हो जाएगा संप्रभुता। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की थी? यह हो जाएगा के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? तो यह बेरुवारी संघ मामले 1960 में। आगे है संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह किसने कहा था? तो सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। चलिए, आई होप यह क्लियर हो चुका हो गया। गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। कौन? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा जुकाम ज़्यादा हो रखा है, इसलिए अगले वीडियो में इसे धीरे धीरे हम लोग करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।